नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी तक त उक्तवा इसके साथ ही लेप प्रत्यय को पढ़ लिया है। अब आपकी सिलेबस में जो अगला प्रत्यय है तबियत और अनियर है। अब हम इन दोनों प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे और जो भी चीज़ें होंगी आपका प्रत्यय से संबंधित वो आपके सब स्पष्ट हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए आपके किताब में यहाँ पर दिया हुआ है तबियत प्रत्यय। अब तबियत प्रत्यय पर हम चर्चा करेंगे कि जो तबियत प्रत्यय इसका नियम क्या है। जैसे देखिए लिखा कि तबियत प्रत्यय का प्रयोग, पहली चीज तो विधि लिंग लकार के अर्थ में इसका प्रयोग होता। अगर किसी धातु का आपको विधि लिंग लकार याद नहीं है तो आप इस प्रत्यय का प्रयोग करके उस विधि लिंग लकार का जो रूप है उसको न याद करते हुए भी आप अनुवाद कर सकते। चाहिए और अर्थ क्या रहेगा, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि तबियत अथवा अनियर दोनों प्रत्यय वही हैं, विधिलिंग लकार में आएंगे। तो तबियत अथवा अनियर प्रत्यय किस लकार के अर्थ में आते हैं तो विधिलिंग लकार के अर्थ में आते हैं, और किस अर्थ में आते हैं तो चाहिए के अर्थ में। धातु से जुड़ने पर जब ये प्रत्यय धातुओं से जुड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय, तबियत, तो इसमें क्या शेष बचेगा, तव्य। इतना ध्यान देना है। उदाहरण में आपको अंत में क्या मिलेगा, तव्य शेष रहता है। इसका प्रयोग, ये चीज इंपॉर्टेंट है तो जरूर आप दिमाग में अपने रख लीजिएगा। अकर्मक धातु से भाववाच्य में और सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में, मतलब कि यह जो तबियत प्रत्यय है यह कर्मवाच्य भाववाच्य इसमें प्रयोग होगा, लेकिन कर्तृवाच्य में तबियत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो, सिर्फ होगा तो कर्मवाच्य और भाव। अब आप जान गए कि जब इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा तब इसका जो रूप बनेगा एक तरह से इसका मतलब क्रियापद जो होगी इसमें आत्मनेपदी की रहेगी, ठीक है। क्रिया इसमें रहेगी आत्मनेपद में। देखिए दिया होगा, किया जाता है कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया का लिंग एवं वचन कर्म के ही अनुसार होता है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया और क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन में रहती है। क्रिया नपुंसक लिंग लिख दे दिया, ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ लिख दिया है, नपुंसक लिंग नहीं रहेगा क्योंकि क्रिया का कोई लिंग थोड़ा होता, वो प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगा, इतना जानिए, ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, श्रुधन तबियत है, श्रोतव्यम सुनना चाहिए। दाधन तबियत, दातव्य देना चाहिए। पठधन तबियत, पठितव्यम पढ़ना चाहिए। दृश्य धनतव्यम, द्रष्टव्यम देखना चाहिए। गम धन तबियत, गंतव्यम जाना चाहिए। और क्री धन तबियत, कर्तव्य करना। अब हम इसको अलग से जो कुछ नियम इस पे लागू होते हैं उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दो तीन चीज तो आपके किताब में ही दिया गया है। पहली बात तो ये रहा कि तबियत प्रत्यय जो होता है इसमें तव्य शेष बचता है, अर्थात त का लोप हो जाएगा, खाली तव्य बचेगा। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट्स बना चाहिए के अर्थ में आएगा,
प्रत्यय और लकार रहेगा विधिलिंग लकार। ये हो गया तीसरा पॉइंट। आप ठीक हो गया ना। चलिए, किस अर्थ में आएगा? चाहिए के अर्थ में। और लकार क्या होगा? विधिलिंग लकार के अर्थ में लकार है। चौथा पॉइंट है कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन दोनों वाच्यों में ही तव्यत प्रत्यय कार्य करता है। कर्तृवाच्य में तव्यत प्रत्यय नहीं लगेगा। माने कोई वाक्य आप बना रहे हैं, अगर वह कर्मवाच्य और भाववाच्य का है, उसमें आपको चाहिए अर्थ लेना होगा, तो आप तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करके चाहिए अर्थ ले सकते। कर्तृवाच्य में ये नियम लागू नहीं। इतना हो गया। अब एक चीज ये था, इसका जो क्रिया होगा वह आत्मनेपदी में होगा। ठीक, रूप किस में रहेगा? आत्मनेपद में रहेगा। और एक चीज, खाली पॉइंट्स आप समझते जाइएगा, क्या क्या आपको करना रहेगा इसको प्रत्यय को लगाने के बाद। गुण क्रिया होगी, वृद्धि नहीं होगी। गुण क्रिया होगी। इट प्रत्यय का आगम होगा। अब इट का आगम कब होगा? हलंत धातुओं में। हलंत युक्त धातुओं में इट का आगम होगा। और अगला नियम आपका रह जाएगा, ज के स्थान पे क आदेश हो जाएगा। या ज को क आदेश। और है एक चीज अंतिम है, 9वां पॉइंट। इस प्रत्यय से बना पद तीनों लिंगों में प्रयुक्त होगा। जैसे आप कहे तव्य, तव्या, तव्यम। तव्य पुल्लिंग, तव्या स्त्रीलिंग, तव्यम नपुंसक लिंग। ये नपुंसक लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, और ये लिंग हो। मतलब कि तव्यत प्रत्यांत पद का हम रूप तीनों लिंगों में चला सकते हैं।
अब उदाहरण के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उदाहरणों को समझेंगे। जैसे अब आपका है तो छोटा कर दे रहे हैं जिससे हम और चीज़ों को आपको इसमें समझा सकें। आप इसको लिख लीजिएगा। जैसे आपका उदाहरण है पठधन तबियत। पठधन का लोग कहें खाली बच जाएगा तव्य। हमने कहा था कि हलंत युक्त। देखिए यहाँ ईट प्रत्यय का आगम हलंत धातुओं में, तो यहाँ धातु हलंत है इसलिए ईट का आगम करेंगे तो बन जाएगा पठितव्य। क्या बन जाएगा? पठितव्य। अब इसी हलंत वाला इसे बोल दे रहे हैं, आप लोग खाली सुन लीजिएगा। जैसे रक्ष है रक्षितव्य, वद है वदितव्य, वस है वसितव्य, हस है हसितव्य, लिख है। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा लिख वाले में, इसको देख लीजिए। लिख धन तव्यत। अब यहाँ जो ख है हलंत है, इसका मतलब का आगम होगा, यहाँ पर ई है तो हमने आपको एक चीज बताया था कि गुण क्रिया होगी। यहाँ पर वो नियम लिखे हैं, गुण क्रिया होगी, ईट का आगम वाला बता दिए। और गुण क्रिया तो यहाँ व्यंजनांत है, ईट का आगम होगा, यहाँ गुण क्रिया होगी तो ई का क्या हो जाएगा? ए, तो बन जाएगा ले, यहाँ ई कर देंगे लेखी तव्य। क्या हो गया? लेखी तव्य। ऐसे विध है वेदितव्य, विध है भेदितव्य। हाँ भेदितव्य, अछिद है छितव्य। अच्छा, विध और छिद धातुएं इनसे सूत्र लगेगा, इसलिए भेतव्य और छेतव्य बन जाता है, ठीक ना। पच धातु है, अब च वाला देख लीजिए। पच धातु है धंतव्य। अब च है तो क हो जाएगा, तो बन जाएगा पक्तव्य। क्या बन जाएगा? पक्तव्य। मुच है, गुण क्रिया कर देंगे, मुच तव्यत। अब यहाँ मुंह का मुंह और च का, तो मुक्तव्य। ठीक। वच है वक्तव्य, त्यज त्यज है त्यक्तव्य, भुज है भोक्तव्य, भज है भक्तव्य, नी है नेतव्य, जी है जेतव्य, ची है चेतव्य, भी है भेतव्य, क्री है कृतव्य, श्रु है श्रोतव्य, हु है होतव्य, क्री है कर्तव्य, गम है गंतव्य। यहाँ थोड़ा देखेंगे आप, गम गंतव्य है, तो इसे यहाँ म के स्थान पर न आदेश कर दे रहे हैं, सूत्र लगेगा। सूत्रों पर ज्यादा न जाइए, जो अलग हो उसको खाली लिखा दे रहे हैं। तो अब बन जाएगा आपका गंतव्य। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ म के स्थान पे न हुआ। हंतव्य मंतव्य रमधंतव्य, तो फिर म के स्थान पे न कर देंगे रंतव्य, शिक्षधंतव्य। अच्छा, एक नियम आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिए प्रत्ययों के संबंध में, अलग से एक नियम रहेगा आपका कि कुछ धातुएं हैं जैसे शिक्ष क्रीड और पूज्य, तीन धातु हैं, आप इसको लिख लीजिए। शिक्ष धातु है, क्रीड धातु है और पूज्य धातु, ये तीन धातुएं हैं। इन तीनों धातुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर अब जैसे यहाँ है शिक्ष में हम तबियत पर बनाएंगे तो ये नहीं होगा क्षितव्य, समझ ना, बस शिक्षितव्य आप ऐसे ही कर देंगे सीधा सीधा। ठीक, ये नहीं रहेगा कि ई है तो ई का हम ए कर देंगे, ऐसा नहीं है।
क्री है तो के कर देंगे, पू है तो ओ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पूजितव्य, क्रीडितव्य, शिक्षितव्य, ऐसे बन जाएगा। तो ये हर हर प्रत्यय में नियम लागू, कोई भी प्रत्यय आप लगाएंगे अगर ये धातु है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी जितना उदाहरण बन सका उतना लिखवा दिए हैं। अब उसके बाद आपका एक जो और उदाहरण आपका है अलग से है, इसको देख लीजिए। कुछ उदाहरण हैं जिसमें कुछ अलग अलग सूत्र लग रहे हैं, उनको खाली हम लिख दे रहे हैं, सूत्रों पर नहीं जाएंगे। लभ धातु है और तबियत प्रत्यय लगाएंगे आप, तबियत, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लब्धव्य हो जाए, लब्धव्य। अब ब कहाँ से आया, ध कहाँ से आया, इन सारी चीज़ों पर आप जाएंगे तो बहुत विस्तार होगा। बस इसको आप इम्पोर्टेंट कर लिख लीजिए। अगर ये मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो आप ऐसे बना देंगे। दुह धातु है, दुह धातु में तबियत लगाएंगे जब हम, तब बन जाएगा दुग्धव्य, दुग्धव्य, ठीक ना। ऐसे है मुद है, मोदी तबियत, मुद सही है। एक वह धातु और सह धातु है, ये भी अलग से कर लीजिए। वह धातु है और सह धातु, इसमें क्या हो जाएगा, वो ढव्य और सो ढव्य, ये हो जाएगा वो ढव्य, विसर्ग है गलत हो गया, और यहाँ हो जाएगा सो ढव्य। यही आप याद कर लेंगे। अगर ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं इसको जरूर आप अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे दुग्धव्य, गोढव्य, सोढव्य, लब्धव्य, ये कुछ अलग से हैं, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। आपका एक सूत्र है, उस सूत्र के विषय में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक ना। तो देखिए एक सूत्र है, उस सूत्र को हम आपको दिखा दे रहे हैं। यही सूत्र है जो कि आपके समक्ष है कि व्रस्य भ्रस्य सृज मृज यजराज भ्राजसाम सह। यह सूत्र यही कहता कि भ्रस्य सृज मृज यज राज छकारांत और सकारांत कोई धातु है तो उसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, स कर देंगे। कौन सा, मूर्धन्य सकार, जैसा कि हमने नीचे लिख दिया है। ज ज ज ज य ज च छ ना, दोनों के स्थान पे रहेगा, च रहेगा, च के स्थान स और स के स्थान पे मूर्धन्य सकार आदेश करने वाला यह सूत्र है। जैसे आपका यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, अब इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे व्रज धातु है, उसी चाहिए के अर्थ वाले में ही बता रहे हैं। यहाँ तो मान लीजिए तो प्रत्यय वाला जो बता रहे थे वो चीज़ें हैं, लेकिन हम अब बता रहे हैं आपके तबियत वाले के हिसाब से, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा दिक्कत, ये एक्स्ट्रा नियम है ना, इसलिए आपको इसको जानना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर भ्रस्य ये धातु है, अब देखिए जैसे भ्रज धातु, अब भ्रज धातु में जब हमने तबियत प्रत्यय लगाया तो इसमें तबियत में तब्य बच गया और ज के स्थान पे इन्होंने क्या कर दिया, स कर दिया इसी सूत्र से। तो भ्रस स हो जाएगा क्योंकि ज के स्थान पे स हो रहा है, और यहाँ है तव्य। अब यहाँ स के बाद त आ गया, इसका मतलब सूत्र लगेगा तोह टूना टूह, यह सूत्र लग जाएगा, तब त के स्थान पे ट हो जाएगा। आप सब नियम जानते हैं संधि वाला, तो बन जाएगा भ्रष्टव्य, ठीक हो गया ना। फिर इसके बाद सृज धातु वाला आपका ये वाला उदाहरण आपके सामने है। सृज धन तबियत, फिर वही है, ज के स्थान पे मूर्धन्य सकार और त के स्थान पे ट मिला देंगे तो बन जाएगा श्रेष्ठव्य, सृष्टि करना चाहिए। दृश धातु है आपका ये यहाँ सकारांत वाला,
दृष्ट धन तव्यत, फिर वही है त बन जाएगा दृष्टव्य। समझ रहे हैं ना? अरे ये ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर गुण संधि भी हो रहा है ना, गुण क्रिया भी हो रही है, ये ठीक से ध्यान नहीं दिए हम। तो यहाँ स्त्र हो जाएगा, स्रष्टव्य और द्रष्टव्य, और यहाँ भ्रष्टव्य, ये तो सही है, ठीक ना? भ्राज है, जैसे ऐसे भ्राज है भ्राष्टव्य, पृक्ष है पृष्टव्य, राज है राष्ट्रव्य, है ना? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखिए राज धातु वाला है, ये वाला मिटा दे रहे हैं, ये वाला आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो राज धातु वाला अगर हम देखते हैं, ये राष्ट्र जो राष्ट्रव्य बनेगा, तो राज प्लस तव्यत, तो ज का त का त मिला दिए, रास, ठीक है, राज धातु है, ठीक है। अच्छा, तो कोई और सूत्र लागू होगा, यहाँ र आदेश होगा, बन जाएगा राष्ट्रव्य। यही है, कुछ अलग चीजें हैं। पृच्छ धातु वाला है आपका, पृच्छ ये वाला है, तो पृच्छ धन तव्यत, यही च छ दोनों के स्थान पे स, यहाँ पृष, यहाँ तक के स्थान पे ट, तो बन जाएगा पृष्ठव्य। ये चीज ध्यान हमेशा भूल जा रहे हैं, जो ये री है गुण संधि भी होती है ना, तो बन जाएगा प्रष्टव्य। ठीक, ध्यान देना है आपको, चीजें अगर याद रहेंगी सूत्र तभी क्लियर हो पाएंगे, नहीं आप जैसे हमने नहीं ध्यान दिया, देखिए प्री लिख दिया था, और जबकि नियम में क्या बताए थे, गुण क्रिया भी होती है तो प्रष्टव्य होगा, ठीक है। तो ये आज इतना ही जो हमने आपको बताया, इस को आप अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपके ग्रंथों में दिए होंगे, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। तो ये जो तबियत वाला नियम था वो आज यहीं पर समाप्त होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर आपको लगे कि हाँ ये कहीं दिक्कत है आप ज़रूर बताइएगा। अब जैसे इसमें उदाहरण जो दिया गया है उसकी हम दिखा, जैसे क्रिय है तबियत कर्तव्य, तो री का अर हो जाएगा, कर्तव्य बन जाएगा। गम है गंतव्य, पच है पक्तव्य, दृश्य है दृष्टव्य, प्रक्ष है प्रष्टव्य, भू है भवितव्य, ठीक है। और ठीक, और ऐसे उदाहरण हैं, था है स्थातव्य, रुद है रुदितव्य, नृत्य है नर्तितव्यम। कुल मिलाकर के आप इतना जानिए कि अगर तबियत प्रत्यय है तो सिंपल सी बात ये रही कि आपका तव्य शेष बचेगा, और उसके बाद क्या होगा कि गुण क्रिया होगी, चाहिए के अर्थ में आएगा, भूतकाल के अर्थ में आएगा, यह कर्मवाच्य और भाववाच्य के ही वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा, और इसका जो क्रियापद होगा वह आत्मनेपदी में होगा, इसका रूप तीनों लिंगों में चलेगा, च ज के स्थान पे का आदेश हो जाएगा, ठीक हो गया ना। और उसके और सारे जो नियम हैं, बस इतना ही नियम है, और उसके अलावा तो नहीं दिख रहा, ठीक। तो इसको आप जरूर दिमाग में रखेंगे तो आपका तबियत प्रत्यय बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसी के समान जस्ट अनियर है, लेकिन ज़्यादा समय हो रहा है, इसलिए हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप पहले तबियत प्रत्यय अच्छे से क्लियर करिए, ठीक। तो तब तक के लिए नमः महाराज।